ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर टीचिंग स्कूल में। होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जामपुर परिवार आपके साथ मौजूद है, हमेशा आपके साथ रहेगा। एग्जामपुर परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं, मंगल कामनाएं कि होली के इस पावन पर्व पर जिस प्रकार सीटेट का रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट एग्जामपुर की तरफ से आया है, वैसा ही रिजल्ट आपको आपकी भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिले। आने वाले कल में जो केबीएस पीआरटी का एग्जाम रिसेंटली हुआ है, उसमें हमारे विद्यार्थी पास हों, ऐसी दुआएं, ऐसी मंगल कामनाओं। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं नंबर सिस्टम के आगे वाला पोर्शन कवर कराऊंगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। आज क्वेश्चन नंबर 17 से आगे की तरफ हम मूव करेंगे और महत्वपूर्ण सवालों को समझेंगे जो कि नंबर सिस्टम जैसे परीक्षा में, पेपर में नंबर सिस्टम पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट में नंबर सिस्टम सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि जो नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे आते हैं, किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन को, बेटा आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, ट्राई करके देखिए क्वेश्चन को। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6709 में जोड़ने पर यह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर 6709 में जोड़ने पर यह संख्या 9 से कट जाए। तो बेटा आप एक बात देखो, कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होती है? जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाता है, तभी कोई संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अब यहां देखिए आप कि अगर मैं अंकों को जोड़ूं, 6 और 7 13, 13 और 9 22, तो 22 तो 9 से कटता नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो यह बन जाएगा 6714। अगर अब मैं अंकों को जोड़ूं, 6 और 7 13, 13 और 1 14 और 14 4 18, तो 18 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन उसने क्या कहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 5 से छोटा क्या है? 4 और 2, हमें इसे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, 9 और 7 16 और 6 22, 22 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 24, 24 9 से कटेगा नहीं, और 22 में अगर 4 जोड़ेंगे 26, तो 26 भी 9 से नहीं कटेगा। तो हम 5 को ही सम करेंगे, यानी कि 5 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसको अगर 6709 में ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है 6714, वो एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार ट्राई करके देखिए आप। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 756896 में जोड़ने पर, जिसे 756896 में जोड़ने पर 11 का गुणज प्राप्त होता है। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 75 68 96। देखो बेटा, इसका क्या गुणज का क्या मतलब होता है? सबसे पहले गुणज का मतलब समझिए। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। जैसे अगर मैं पूछूं कि 11 के गुणज क्या क्या हैं, तो आप सिंपल 11 का पहाड़ा बताएंगे, जैसे 11 22 33 44 55। ऐसे 11 के जितने भी पहाड़े हैं, मतलब 11 के पहाड़े में जितने भी संख्याएं आती हैं, वो सारी क्या होती हैं? 11 के गुणज होते हैं। ठीक है, अब 11 के पहाड़े में मतलब 11 में आप दुनिया की किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट 11 का गुणज होगा। ये याद रखिए, अगर 11 में दुनिया की किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 11 का गुणज होगा।
तो अब आप सोचिए कि ये 11 का गुणज बनाना है, तो इसके लिए पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ूं। तो इसके लिए सबसे पहले ये चेक करिए कि इसके विषम पदों का योग क्या है। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 5 और 8 13, 13 और 6 9 19, 8 और 5 13, 13 और 6 19, तो 22 में से 19 गया 3। ठीक है, यदि मैं इसमें बेटा 3 और जोड़ दूं, यानी कि 3 कम पड़ रहा है ना, अगर 75 68 96 है, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो 75 68 99 बनेगा। ये एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाएगी। ये एक ऐसा नंबर है मेरे भाई जो 11 से विभाजित हो जाएगा। इसके लिए विषम पदों का योग 7 और 6 13, 13 और 9 22, माइनस 5 और 8 13 और 13 और 9 22, तो 22 में से 22 गया 0। यानी कि 3 एक ऐसी संख्या है, 3 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर मैं 7 5 6 8 9 6 में सम कर दूं, जोड़ दूं, तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट निश्चित रूप से 11 से पूर्णतया विभाजित होगा। 100% वो रिजल्ट 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए। तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी? बताओ भाई, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी? सबसे पहले तो ये देखो, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होती है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होती है, निश्चित रूप से वह संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से, 9 से नहीं, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई 102, 100 के बाद 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या 102 है, जिसके अंकों का योग 3 है और इकाई अंक 2 है। यानी 102 एक ऐसी संख्या है जो 2 से और 3 से कट जाती है, और 996 300 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 9 से 6 से विभाजित हो जाएगी। तो पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या मतलब आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे 6 प्लस 1। जब मैंने इन दोनों को घटाया तो 6 में से 2 गया 4, ये आ गया 894 बट्टे 6 प्लस 1। 6 का भाग 8 में लगाया 1, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 6 नाम 54 प्लस 1, यानी कि 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, वो पूछ रहा है कि बताइए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो आप कहेंगे कि 3 अंकों की 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, जो 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। चलो 20 सेकंड का समय है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी? 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 7 से विभाजित होंगी? बताओ भाई, ट्राई करके देखिए।
चलो भाई, 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? देखो 3 से ठीक बड़ी 7 एक संख्या है जो 7 से कटेगी, और 200 से ठीक छोटी कौन सी संख्या है? तो 196। ठीक है, 200 से छोटी 196 एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको गिनना है कि 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है टिल 200। तो आप क्या करोगे, पदों की संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? 196। सबसे छोटा पद कौन सा है? 7 बट्टे 7 प्लस 1। 196 में से अगर 7 चला जाएगा तो 189 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 28 प्लस 1 यानी कि 29। ऑप्शन नंबर सी 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 29। ठीक है, तीन और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 29। 29 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ट्राई करके देखिए। 1 तथा 100 के मध्य कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है तथा उन संख्याओं में एक अंक 8 है? 1 से 100 के मध्य यानी कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which are exactly divisible by 8 and one of those numbers is 8। बताओ भाई, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which are exactly divisible by 8 and one of those numbers is 8। देखो 1 से 100 के मध्य संख्या निकालनी है जो 8 से कट जाए, है ना। 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80। 80 के बाद 88 और 96, यानी 1 से लेकर 100 तक 12 संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, और तो कोई संख्या होगी नहीं, यही है संख्या बेटा 1 से लेकर 100 तक। अब वो पूछ रहा है कि उन संख्याओं में एक अंक 8 हो। तो देखो एक तो ये नंबर है, एक अंक 8 है इसमें, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, 3 है केवल। तो ऑप्शन नंबर डी 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है 20, 67, 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? 206743 में 6 का अंकित मान निकालना। बेटा अंकित मान कैसे निकालते हैं? अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं, या प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। तो 6 का अंकित मान 6 और आगे 3 अंक है तो 3 जीरो। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकलता है? 6 का स्थानीय मान 6, तो कितना हो गया बेटा? ये 6006 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 6006। ऑप्शन नंबर सी 6006 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ये वाला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है 12.2543 में 3 का स्थानीय मान कितना है?
12.2543 में 3 का स्थानीय मान कितना है? ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप। बताओ भाई, 12.2543 में 3 का स्थानीय मान कितना है? तो 3 का स्थानीय मान 3 और आगे 3 जीरो दशमलव। ठीक है, अब आप जानते हैं कि दशमलव हटाने, अगर दशमलव हटा दिया, दशमलव का मतलब होता है बट्टे में 4 जीरो। 0.0003 का मतलब है 3/10,000, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 23,56,987 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? 5 का स्थानीय मान कितना है? 50,000। 5 लिख लिया, उसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो, ये तो निकलता है स्थानीय मान। ऐसे क्या निकलता है दोस्त? स्थानीय मान। अब निकालना है इसका अंकित मान। तो अंकित मान कैसे निकलता है? 5 का अंकित मान 5, तो 50,000 में से अगर 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 49,995। 49,995। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 49,995 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो आपसे पूछ रहा है 1452,058 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? ठीक है, 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड में आप इसे कर दीजिए। बताओ 15 सेकंड में आंसर निकाल के कि 14,52,058 में 5 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? चलो देखो, ये जो 5 है इसका स्थानीय मान होगा 5 और आगे 4 अंक है तो 4 जीरो। इसका स्थानीय मान होगा 5 और 1 अंक है तो 1 जीरो। इन दोनों का अंतर निकालिए। ठीक है, 50,000 में से अगर 5 घटा दोगे तो 49,950। ऑप्शन नंबर बी, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 49,950 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 132468 132468 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? बताइए भाई, 15 सेकंड का समय है। चलो भाई, आंसर आया किसी का? किसी का नहीं आया। 132468 में 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान कितना होता है बेटा? 30,000। और स्थानीय मान, अच्छा 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा। अंकित मान
स्थानीय मान अंकित मान, हाँ ठीक है। तो 3 का अंकित मान होगा 3 और स्थानीय मान होगा बेटा 30, 3 का 30,000। 30,000 में 3 जोड़ दो, ठीक है, 30,003। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। अगर मैं सभी विषम अभाज्य संख्याओं की गुणा करूं, ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे, तो वह पूछ रहा है कि बताइए कि जो रिजल्ट होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर मैं सभी विषम अभाज्य संख्याओं की, अगर दोस्तों मैं सभी विषम अभाज्य संख्याओं की गुणा कर दूं तो बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों एक बात जानते हो, अगर किसी भी संख्या की 5 से गुणा करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस 5 आ जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 5। ऑप्शन नंबर ए 5 जो होगा भाई वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। अगर मैं सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा कर लूं, पहले तो केवल विषम की थी, अब सम वाली भी मिला ली, दो भी अभाज्य संख्या मिला लिया, तो वो पूछ रहा है कि बताइए कि जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। देखो 2 और 5 की गुणा करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 5 10 और 10 से एक 0 बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 0 जो है वो आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करिए। जितनी भी सम संख्याएं हैं अगर मैं उनकी गुणा करूं तो पूछ रहा है कि बताइए जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अगर सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक किया जाए तो बताइए वो क्या होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे। तो आपने देखा यहाँ 10 आ गया, यानी जो भी रिजल्ट होगा उसके आखिर में 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 का 0 आ जाएगा एंड में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0। फिर है आपके सामने कि 23, 34, 46 और 78 को जोड़ा जाए तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। 8 और 6 14 और 4 18 और 21 का एक कैरी 2, 2 और 2 4, 3 7 और 4 11 7 18। तो इकाई का अंक क्या आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। एक जो है वो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि इन सब का मल्टीप्लाई सिर्फ यूनिट प्लेस रेंज ले लो, 3, 8, 7 और 6। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। 3 की गुणा 8 में करी 24 का 4, 7 की गुणा 6 में की 42 का 2, दोनों की गुणा कर दी तो 8। 8 जो है ऑप्शन नंबर डी वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अगर मैं इनके मल्टीप्लाई करूं सभी का तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है। तो केवल यूनिट वैल्यूज ले लो, जैसे 7 का 7, 5, 8, 3 और 9। अब इनके आपस में गुणा करो, 7 पंजे 35 का 5, 8 तिया 24 का 4 और 9। 5 की गुणा 4 में की 0 गुणा 9, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा लास्ट में 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0 जो है वो इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 0 जो है बेटा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट चलिए, यहां पर ये स्लाइड फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।
चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन करा देता हूं प्रैक्टिस के कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको करवा देता हूं। चलिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा ये तो चलो भाई, कुछ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है। 2000 रुपए की धनराशि है और वो क्या हो जाती है मेरे भाई, 4000 रुपए हो जाती है। 2000 रुपए की धनराशि 4000 रुपए हो जाती है 2 वर्ष में। तो पूछ रहा है कितने समय में ये 8000 हो जाएगी, कितने समय में ये 8000 हो जाएगी। 2 साल में अगर 4000 हो रही है, ठीक है, तो सिंपल आपने देखा कि भाई 4000 में अगर मैं 2000 से भाग लगाऊं तो 2 आता है, इसीलिए 2 साल है। अगर मैं 8000 में 2000 का भाग लगा दूं तो 4 आएगा। अगर 2 साल में 2000 से 4000 है तो 8 साल में कितनी होगी, नहीं 2 साल में अगर 2000 से 4000 है तो 2000 से 8000 कितने साल में होगी, 4 साल में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना, यानी कि पी से 8p हो जाती है। कितने समय में, या पी छोड़ो 1 ले लेते हैं, 1 से 8 हो जाती है कितने समय में बेटा, 3 साल में। 3 साल में। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में वह वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि 1 से 8 हो रहा है, आप सिंपल क्या कर लो, इसका क्यूब रूट निकाल लो। जितना ईयर होता है उतने साल का क्यूब रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 का 1 और 8 का 2, तो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट बढ़ गया 1 पर, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे कि सर 100%। ऑप्शन नंबर सी, इतना इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। 100% इंक्रीमेंट इस पर हो गया, हाँ जी, 100% इंक्रीमेंट इस पर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 723 रुपए अधिक प्राप्त करेगा। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। एक सेकंड रुको यार, जी सर। जी ठीक है, ठीक ठीक। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजित, मतलब पहले उसको वार्षिक किया गया, क्या किया गया बेटा, पहले वार्षिक किया गया एनुअली। तो पहले क्या था, 5 रुपए का धन था, 6 रुपए का हो गया।
फिर अर्धवार्षिक किया गया। कैसे किया गया? अर्धवार्षिक किया गया। अर्धवार्षिक में क्या होती है? रेट आधी हो जाती है। जो 20% है वो कितनी हो जाएगी? 10%, यानी कि 10 से 11 हो गया। लेकिन एक साल में 2 अर्धवार्षिक आती है, इसलिए 2 बार 10 से 11 हो गया, यानी कि 100 से 121 हो गया। जबकि यहां क्या हो रहा था? 5 से 6। अगर मैं दोनों साइड 20 की गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 100 से 120। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। जो क्वेश्चन में दिए गए 723 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 723 के बराबर है तो 100 यूनिट यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा 72,300 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। 1 से 16 हो जाती है। जितने साल का जिक्र होता है इतने ही इसके क्वाड रूट निकाल लेंगे। जैसे इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2, यानी कि 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ गया 1 पर, तो कितने परसेंट हो गया? आप कहोगे कि सर 100% इंक्रीमेंट हो गया। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी 100% इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, 100% की जो इंक्रीमेंट है वो इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 25,000 की राशि 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि क्रमिक वर्षों के लिए 4% और 5% प्रति वर्ष। देखो भाई, 4% का मतलब होता है 4/100 यानी 1/25, और 5% की मीनिंग होती है 5/100 यानी 1/20। पहले कितना था? 25 से 26 हो रहा था, अब दूसरी साल 20 से 21 हो गया। दोनों की गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 546। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 46 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कितनी दी है? पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तो। ठीक है, सीआई आपसे पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है उसमें भाग लगा दीजिए आपका जो प्रिंसिपल आया उससे, और मल्टीप्लाई कर दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज से। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 50 टाइम्स, और जब इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2300। तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस CI। तो P है आपका 25,000 और CI है आपका 2300। जब फाइनल करेंगे तो ये हो जाएगा 27,300। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी 27,300 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2700 बेटा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। कोई धनराशि P थी और 3 सालों में 8P हो जाती है। यदि दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो समान चक्रवृद्धि दर से वे राशि कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई, P थी, पहले 2P हुई, फिर 4P हुई, फिर 8P हुई और फिर 16P हुई। इसमें 1 साल लगा, इसमें 2 साल लगा, इसमें 3 साल लगा, और इसमें कितने साल लगेगा? 4 साल लगेगा। ठीक है, इसमें कितने साल लगेगा मेरे भाई? 4 इयर्स, 4 साल लगेगा। यह सिंपल 16 का आप निकाल लेते 2 की पावर n तो 4, ऐसे भी इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3,000 रुपए की राशि है। 3,000 रुपए की राशि है, वो 3,993 हो गई, यानी प्रिंसिपल कन्वर्ट हो गया अमाउंट में। 3 से काट देंगे तो ये हो गया 1,000 और ये हो गया 1331, यानी कि 10 की घात 3 और ये हो गया 11 की घात 3। तो वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज बता दीजिए, रेट। तो क्यूब से क्यूब कट गया, 10 और 11 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है 10 पे, यानी कि गुना 100। तो आप कहेंगे कि 10% यानी कि 10% जो इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा। एक्स का मान पूछ रहा है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10%।
10% जो है वो x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने समय में 64,000 रुपए की राशि, सेम क्वेश्चन है भाई, देखो 64,000 रुपए की राशि 68,921 हो जाएगी 5% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो। ठीक है, इसे हम कहते हैं 40 का क्यूब और इसे हम कहते हैं 41 का क्यूब। दोनों क्यूब से क्यूब कट गए तो 40 से कितना हो गया मेरे भाई, 41 हो गया। ठीक है, कितने समय में, समय पूछ रहा है वो आपसे, है ना, समय पूछ रहा है। हम्म, ठीक है, देखो ये हो जाएगा 40 क्यूब और ये हो जाएगा 41 का क्यूब। ये जो पावर है यही पावर टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि इसका मतलब है 3 हाफ ईयरली। 3 हाफ ईयरली मतलब 1.5 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1.5 ईयर्स, 1.5 साल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1.5 साल यानी 1.5 ईयर्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज की गणना की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। 8,000 रुपए की धनराशि है, वो बढ़कर हो जाती है 8820। जीरो से जीरो कट गया तो ये हो गया 400 और ये हो गया 441। 400 का मतलब है 20 का स्क्वायर और 441 का मतलब है 81 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। 20 और 21 में कितने का फर्क है, 1 का फर्क है। 1 का फर्क है 20 पर, तो 1/20 गुणा 100। तो आप कहेंगे कि 5%, कितने परसेंट ब्याज की दर रहेगी, ऑप्शन नंबर बी 5% ब्याज की दर रहेगी। ठीक है, 5% बेटा ब्याज की दर रहेगी। चल, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 2 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतनी हो जाती है, निवेश किया गया धन बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले समझिए 12% का मतलब क्या होता है। 12% मतलब 12/100 यानी कि 3/25। 2 साल का जिक्र कर रहा है तो 2 बार में 25 से 28 हो गया। ठीक है, यानी कि 625 रुपए की धनराशि 784 रुपए में कन्वर्ट हो गई। जबकि तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है इसका, इन दोनों का अंतर। ठीक है, 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 2 गया 5 और 159 यूनिट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बता दो। प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, जितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है उसमें आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है उससे डिवाइड करके जो प्रिंसिपल पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये 48 टाइम्स कटेगा और 48 मल्टीप्लाई 620 कर दिया जाए, ये आ जाएगा आपका 40,000। ऑप्शन नंबर ए 40,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10,176 डिवाइड बाई 159, 64 आएगा भाई। 10,176 है। ठीक है, 64 आएगा और 64 मल्टीप्लाई 625 करोगे तो 40,000 आएगा। 64 गुणा 625।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि रुपए तक बढ़ती है, 4 साल में 3840 और रुपए तक। अच्छा, ठीक है। कोई धनराशि मेरे भाई पी थी, ठीक है, 4 साल में वो हो जाती है 3840 और 5 साल में 3936 हो जाती है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर बता दीजिए क्या है, किस रफ्तार से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 4 साल में इतना, इतने में इतना। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। ये जो है 3936 माइनस 3840, 13 में से 4 गया 9, 96, ठीक है, 96। तो 96 हो गया कितने में, 3840 गुणा 100%। 4 से काट दो उसको, 4 से काटेगा ये 24 बार और ये 4 से कटेगा 4 निम्न 36, 960 बार, ठीक है। 4 निम्न 36 और 2 24, 4 छक्के 24, 960। फिर 4 से काट दो, ये 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कटेगा 240 बार, ये कट जाएगा 10 बार और 10 का भाग 25 में लगाएंगे तो 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2.5% यानी कि 2.5%, ठीक है, 2.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना हो, तो योग बताइए क्या होगा। तो सम बताइए। अच्छा, सम का मतलब यह योग नहीं है, मूलधन है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड 5%। अच्छा, योग की जगह यहाँ क्या आएगा बेटा, मूलधन आएगा। मूलधन पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 3 साल के लिए, है ना। तो 20 की पावर 3 यानी कि 8000 रुपया हमने प्रिंसिपल मान लिया। तो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल का 1/20 निकालिए। क्या निकालिए, 1/20, 1/20 ये हो जाएगा 400, 400, 400। अगर इसका 1/20 करेंगे तो 20, इसका 1/20 करेंगे तो 20, इसका 1/20 करेंगे तो 20 और इसका करेंगे तो मेरे भाई 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको वैल्यू पता चलेगी 61, ये है एक्चुअली CI माइनस SI। क्या है मेरे भाई, CI माइनस SI 61 यूनिट, जो बराबर है 15.25 के। तो 1 यूनिट बराबर होगी 15.25 बट्टे 61 के। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमने माना है 8000। तो 8000 कितना हो जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई 1525 गुणा 61 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अगर 61 का भाग लगाया जाए 1525 में, ठीक है, तो 61 दूनी 122 और 61 पंजे 305। तो ये जाएगा 25 बार। कितनी बार काट देगा बेटा, ये 25 बार काट देगा। और 25 की गुणा अगर 880 में करी जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 25 की गुणा अगर 80 में करी जाएगी तो 25 अट्ठे 200 और 1 जीरो 2000, यानी ऑप्शन नंबर सी 2000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इस सेशन में इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, 28 क्वेश्चन करा दिए 1 घंटे के समय में, ठीक है। 45 मिनट में 28 क्वेश्चन करा दिए मैंने बढ़िया तरीके से। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू वेरी हैप्पी होली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।